तो पूरे स्टोरी में अभी तक इंटीमेसी जैसी कोई सीन नहीं थी, बट इस चैप्टर में है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। और ये है लव में स्ट्रेंजर के एपिसोड 4 चैप्टर 8 और 9। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई में जिस तरह के घर होते हैं उसके हिसाब से ये फ्लैट बहुत बड़ा था। रिवाना को ड्राइंग रूम मिला, जबकि बाकी की दोनों लड़कियां सीता राणा और आशा प्रधान को एक एक कमरा मिला था। दोनों लड़कियां अलग अलग ग्रहों से आई हुई लगती थी। रिवाना को ईशिता तुरंत अच्छी लगी, जबकि दोनों के बीच में कुछ भी एक सा नहीं था। ईशिता एकदम आजाद ख्याल और बहुत मॉडर्न थी, और वो पूरे दिन में एक पैक सिगरेट ख़त्म कर दिया करती थी। उसकी पानी की बोतल में 80% वोदका और 20% स्प्राइट होता था। ईशिता का एक ट्रैवल कंपनी के साथ काम कर रही थी और अपने ऑफिस में आधी टल्ली ये बोलकर पहुंचा करती थी कि अगर उसने सुबह को वोडका नहीं चखा तो उससे काम नहीं होता। वैसे तो वो पठानकोट जैसे एक छोटे से शहर से थी, लेकिन वो किसी भी बड़े शहर की लड़की को टक्कर दे सकती थी। वो तेज तरार और फैशन की दीवानी थी। उसने अपने शरीर पर 6 टैटू और 2 जगह छेद करवाए हुए थे। कुछ लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट लिया करते हैं, लेकिन रिवाना ने देखा कि ईशिता अपनी ज़िंदगी उड़ते हुए जीती है। उसे किसी को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र या किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था। लोग जो जानते हैं उसी के आधार पर, जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में अपनी ही राय बना लेते हैं। मैंने हर तरह के अनजान हालात से मुकाबला करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जानी हुई चीज़ें एकदम बोरिंग होती है। ईशिता ने रिवाना से अपनी पहली मुलाकात के 10 मिनट के भीतर ही कहा था। रिवाना को ठीक ठीक समझ नहीं आया कि उसके कहने का मतलब क्या था, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका मतलब ये था कि ईशिता समाज के किसी नियम के बगैर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। दूसरी तरफ आशा प्रधान कुछ भी नहीं बोलती थी और अपने राज अपने पास ही छुपा कर रखती थी। यहाँ तक कि वो अपना खाना भी खुद ही बनाती थी, जबकि ईशिता और रिवाना ने एक कुक रखने का फ़ैसला किया था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ काम करती है या कहाँ से है। दोनों के जगने से पहले ही वो घर से निकल जाया करती थी और शाम को वापस आने के बाद भी वो अपना कमरा लॉक करके रखा करती थी। जब रिवाना अपने फ्लैट में पहली बार आई थी तो आशा ने ही उसे मीनी के नाम से पुकारा था। रिवाना ने उससे पूछा कि वो उसका निकनेम कैसे जानती है। मैंने फेसबुक पे तुम्हारा प्रोफाइल देखा था, तुम्हारे कवर पिक्चर में तुम्हें किसी ने इसी नाम से पुकारा था। मैं हमेशा अपने फ्लैटमेट के बारे में सारी बातें जान लेना चाहती हूँ, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताती। रिवाना ने सोचा, अगर कोई रिवाना से ये भी आकर कहता कि आशा किसी तांत्रिक ग्रुप का हिस्सा है और दुनिया में शैतान की आमाद पर काम कर रही है, तो भी रिवाना को हैरानी नहीं होती। बल्कि एक रात जब रिवाना ने आशा का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ देखा तो उसने सिर्फ जिज्ञासा से वजह से उसमें झांक कर देखने की कोशिश की। वह अपने कमरे में एक तौलिए में लिपटी हुई सारी मोमबत्तियां जलाकर कमरे में ठीक बीचों बीच वज्रासन में बैठी हुई थी। उसके बाद रिवाना ने उससे दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया। रिवाना जहाँ ज़िंदगी के प्रति ईशिता के रवैये को लेकर उसकी फ़ैन बन गई थी, वहीं ईशिता रिवाना को लेकर बहुत ही हिफाजती हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि रिवाना ने ज़िंदगी नहीं देखी है, और जब तक आप ज़िंदगी को करीब से नहीं देखते हैं खुद को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। रिवाना को जहाँ एक अच्छी दोस्त मिल गई थी, वहीं ईशिता को एक छोटी बहन मिल गई थी। कुछ ही हफ्तों में दोनों बहुत करीब आ गए थे। एक शुक्रवार रिवाना ने अपना डिनर ख़त्म किया ही था कि उसने ईशिता को एक छोटी सी येलो ड्रेस में तैयार होते हुए देखा। कहाँ जा रही हो? रिवाना ने पूछा। हाई ब्रेंडा। ईशिता ने रिवाना के ही कमरे में उसके वार्डरोब के आईने के सामने जल्दी से एक सेल्फी खींचते हुए कहा। शॉपिंग यार, ईशिता ने कहा। नाइट क्लब, और सुन, मैं रात को नहीं लौटूं तो घबराना मत। मेरे कमरे में सो जाना और अपना दरवाज़ा बंद कर लेना। इस आशा पर मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है, ओके? क्या पता वो एक डेस्पो लेस्बो हो। ठीक है, लेकिन इतनी रात में जाओगी कहाँ? जहाँ मेरा बॉयफ्रेंड ले जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा एक है भी।
दीवाना की हैरानी एकदम सच्ची थी। एक्सक्यूज़ मी, मेरे 2 हथेली वाले, इशिता ने आईने में देखते हुए अपने ब्रा को ठीक किया। मेरा मतलब बॉयफ्रेंड से था। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कल रात से पहले नहीं मालूम था कि मेरे एक बॉयफ्रेंड भी है। फेसबुक पर उससे कनेक्ट हुई हूँ। और तुम उससे प्यार करती हो? प्यार? उसने रिवाना की ओर घूमकर देखा और एक अजीब सी बात कही। यहाँ प्यार की बात कौन कर रहा है यार? मतलब कि तुम वन नाइट स्टैंड के लिए जा रही हो? रिवाना ने घबराते हुए पूछा। इशिता जोर से हंस पड़ी। हे भगवान, तुम्हारी शक्ल तो देखो। हाँ, मेरा मतलब यही है, वन नाइट स्टैंड। कोई फ़ायदा नहीं। रिवाना को खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो कितनी जल्दी अपने रूममेट के बारे में राय बनाने लगी थी। ओहो, तुम्हें तो बड़ा तजुर्बा है। हाँ, इशिता ने चिढ़ाते हुए पूछा। शट अप, मेरा बॉयफ्रेंड है और हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मुझे वैसे भी वन नाइट स्टैंड पसंद नहीं। तुम उस चीज़ को नापसंद करती हो जो तुमने पहले कभी ट्राई ही नहीं किया। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि सोसाइटी कमीनी चीज़ है। हमें पहले से ही उन चीज़ों पर राय बनाने पर मजबूर कर देती है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। मुझे नफ़रत है इससे और मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। जिसकी जैसी मर्जी। क्या मैं तुम्हारे परफ्यूम यूज कर सकती हूँ डार्लिंग? इशिता ने आईने में खुद को देखकर जब पूरी तरह तैयार हो गई तो रिवाना से पूछा। हाँ ठीक है। रिवाना ने अपना वार्डरोब खोला और उसे परफ्यूम दे दिया। इशिता ने परफ्यूम लगाया और वहाँ से चली गई। एकांश की उस रात नाइट शिफ्ट थी, इसलिए उससे फ़ोन पर बात नहीं हो सकती थी। आशा उस रात आई नहीं थी, इसलिए रिवाना ने लाइट जलाकर ड्राइंग रूम में ही सोने का फ़ैसला लिया। रात में उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो उठकर बाथरूम चली गई। नींद में ही वो बाथरूम की ओर बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि एक नंगे आदमी को उसकी ओर पीट के हुए उसने पेशाब करते हुए देखा। रिवाना की चीख निकल गई। वो इशिता के कमरे में भागते हुए गई। इशू उठ, कोई नंगा आदमी हमारे फ्लैट में है। इशिता बिल्कुल हिली डुली भी नहीं। इशू, उसने उसे ज़ोर से हिलाया। इशिता नींद में ही थी। उसकी और घूमी और फिर कहा, उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। इतना कहकर इशिता वापस दूसरी ओर मुंह घुमाकर सो गई। पागल है क्या? उसको मालूम ही नहीं था कि बाथरूम में जाने पर दरवाज़ा बंद करना होता है। रिवाना की तो नींद ही उड़ गई थी। उसी से पूछ ले, इशिता ने कहा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस लड़के ने कमरे में झांका। रिवाना ने तुरंत अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। सॉरी, मेरा अंडरवियर तुम्हारे बगल में है, तुम उसने कहा। रिवाना ने अपनी एक आंखें खोली। अंडरवियर अपनी एक उंगली के कोने से किसी तरह उठाया और उस लड़के की तरफ उछाल दिया। जब वो लड़का अंडरवियर पहनकर अंदर कमरे में घुसा तो रिवाना तेज़ी से उठी और अपने पीठ उस लड़के की ओर किए हुए कहीं बाहर चली गई। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के को इस तरह पूरा नंगा देखा था। शाम को उसने ये बात एकांश को बताई। इशिता कल रात अपने साथ किसी लड़की को लेकर आई थी, उसने एकांश को फ़ोन पर बताया। वो पागल है क्या? उसे मालूम नहीं है कि वहाँ 2 और लड़कियाँ रहती है? कोई बात नहीं, उस लड़के के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। कोई बात कैसे नहीं? अपनी रूममेट को बोलो कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, नहीं तो तुम लैंडलॉर्ड से उसकी शिकायत कर दोगे, समझी? रिवाना शांत रही। उसने सोचा कि वो एकांश को बताएगी कि कैसे उस लड़के को पीछे से नंगे देखने पर उसे अब हंसी आ रही थी, लेकिन उसने कुछ ना बताने का फ़ैसला किया। ना ही तो एकांश उसे अभी किसी और जगह शिफ्ट कर जाने को कहता। ठीक है, एकांश ने फिर पूछा। ठीक है। रिवाना ने उस वक्त तो एकांश की हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन इशिता को कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि रिवाना भी वही करना चाहती थी जो इशिता करती है, नाइट क्लबों में जाना, बिना किसी अटैचमेंट के लड़कों को डेट करना, एक बेपरवाह ज़िंदगी जीना जहाँ कोई उससे सवाल ना पूछे। उसे याद आया कि कैसे स्कूल में हर इम्तिहान के बाद बच्चों के रिपोर्ट कार्ड मिला करते थे। बड़े होने पर भी अपना हर फैसला, अपने हर काम के लिए ऐसे ही एक रिपोर्ट कार्ड मिला करता है। वो जानती थी कि अगर वो नाइट क्लब गई तो उसके पेरेंट्स और उसका बॉयफ्रेंड दोनों उसे फेल कर देंगे। वो वैसे तो बिना किसी को बताए जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, या उसे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। जब वो बड़ी हो रही थी तो वो किसी लड़के से बात भी करती थी तो उसके पेरेंट्स को मालूम होता था कि वो लड़का कौन है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। इस तरह की एक ज़िंदगी जीने के बाद वो इशिता की
इस तरह बन जाने की ख्वाहिश ही कर सकती थी बस। रिवाना जानती थी कि वो कभी उस किनारे पर जाकर जी नहीं सकती जिस किनारे पर इशिता रहती है। इसलिए उसे ऐसी आज़ादी की इच्छा होती थी। हो सकता था कि उसे इस तरह की आज़ादी मिल भी जाती, वह इस तरह किसी भी चलते फिरते लड़के के साथ डेट पर नहीं चली जाती, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक चाहिए था। इशिता को जानने के बाद तो और भी। रिवाना ने एक बार एकांश से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उससे कहा कि वो नाइट क्लब जाना चाहती है, लेकिन एकांश इतना नाराज़ हो गया जितनी रिवाना को उससे उम्मीद भी नहीं थी। प्रॉमिस करो कि तुम कोई नाइट क्लब नहीं जा रही। मैं जब भी मुंबई आऊँगा तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, या तुम यहाँ बेंगलोर में चलना, लेकिन मेरे साथ। अगर मैं अकेले या अपने दोस्तों के साथ गई तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? शट अप, मेरी बात है ही नहीं। वहाँ अकेले जाना सेफ़ नहीं है। मैं अकेले नहीं जाऊँगी, और जो भी नाइट क्लब जाता है उसे कुछ हो थोड़ी जाता है। तुम भी तो जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, कभी नहीं कहती कुछ। मैं लड़का हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रही हो। बस बात वहीं ख़त्म हो गई। उसे एकांश का ये रवैया बिल्कुल सही नहीं लगा था। उसके बाबा भी ठीक यही कहा करते थे। जब भी वो थोड़े से बोल्ड कपड़े पहनती, वो शिकायत करने लगते थे कि आजकल के बच्चों का ड्रेसिंग सेंस कितना ख़राब हो गया है। उसे इस बात से बहुत तकलीफ़ पहुंची, लेकिन उसने खुद को ये कहते हुए समझा लिया कि शायद उसके पिता या एकांश सही कहते हैं कि दुनिया लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसे मालूम था कि दुनिया जहाँ से हसीन लगती थी वो जगह इस सुरक्षा की लकीर के पार ही था। जितनी बार इशिता उससे पबों या नाइट क्लबों की सेल्फी दिखाया करती थी, उतनी बार रिवाना को बुरा लगता था। एक शनिवार की रात तो एक मौके पर उसके पास चलकर भी आया था। डार्लिंग, मेरे पास डीजे नाइट के 2 पास है आज रात के। तुम पटाखा बनकर तैयार हो जाओ और हम बिजलियां गिराते हैं वहाँ चलकर, इशिता ने कहा। सॉरी, मैं नहीं जा सकती, रिवाना ने मायूस शक्ल बनाकर कहा। नहीं जा सकती? क्यों? इशिता को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसके फेवरेट डीजे के ना भी कर सकता है। अगर मेरे पेरेंट्स या मेरे बॉयफ्रेंड को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। इशिता ने उसे घूर कर देखा और फिर पूछा, तू किसी की पालतू है? पालतू होने की बात नहीं है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और सिर्फ उनकी ख्वाहिश का सम्मान करती हूँ। इशिता ने आगे कोई बहस नहीं की, क्योंकि बहस करने का कोई मतलब ही नहीं था। उस रात उसने रिवाना के डीजे नाइट के कुछ तस्वीरें भेजी। रिवाना सारी फ़ोटोज़ डिलीट करने ही जा रही थी कि उससे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कहीं फ्लैट के भीतर से ही आ रही थी। रिवाना बिस्तर से बैठ गई और आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही सेकंड के बाद फिर उसे वो आवाज़ सुनाई दी। इस बार किसी के करहाने की आवाज़ थी। रिवाना के पेट में अचानक डर का एक गुब्बारा उठा। उसने अपने सूखे हुए होठ को अपने जीभ से गिल्ला किया। एकांत से बात करने के बाद वो इशिता के कमरे में ही सो गई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, और तो और एक ही रात पहले उसने इशिता के साथ एक हॉरर फिल्म भी देखी थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिना सिर वाला एक आदमी घूम रहा था, जो उसकी ओर चाकू लिए चला आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। पता नहीं क्यों उसे उस सन्नाटे से भी एक आवाज़ के आने की उम्मीद थी। उसके फ्लैट में कहीं से कुछ गिरा। क्या कोई फ्लैट में घुस आया था? अचानक उसे अपने माथे पर पसीने की कुछ बूंदों को चले आने का एहसास हुआ। उसने आवाज़ दी, आशा? रिवाना को पता भी नहीं था कि आशा इस वक्त घर पर थी या नहीं। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वो खड़ी हो गई और स्विच बोर्ड तक जा पहुंची। शिट, स्विच बोर्ड दबाते ही उसने कहा, बिजली नहीं थी, या किसी ने बिजली काट दी थी। उसने कसम खाई कि वो कभी हॉरर फिल्म नहीं देखेगी। उसने इशिता का नंबर लगाया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने फिर से एकांश का नंबर लगाया। नंबर बंद था। वह अपने माँ बाबा को फ़ोन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त वो परेशान हो जाते। मोबाइल फ़ोन में उसने अपनी घड़ी देखी, 2:15। अगर इस वक्त उसके पेरेंट्स के फ़ोन पर एक मिस कॉल भी होगा तो वो परेशान हो जाएंगे। उसने पूजा का नंबर डायल किया। कॉल वेटिंग पर था। जिसका अभी अभी नया बॉयफ्रेंड बना हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है।
एक और आवाज़ ने फिर उस खौफनाक सन्नाटे को चीर दिया। इस बार रिवाना को पूरा यकीन था कि आवाज़ बाथरूम से आ रही है। मग गिरा था, लेकिन कैसे? वो खिड़की की ओर 1 इंच बढ़ी और वहीं खड़ी हो गई। कुछ भी दिखाई देता तो वो गला फाड़कर चिल्लाने के लिए तैयार थी। 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। न कोई आवाज़ आई और न ही कोई बाहर निकला। उसके पैरों की ताकत जवाब देने लगी थी। शनिवार की रात थी, इकलौती वो रात जब वो सुबह देर तक सो सकती थी, लेकिन इस आवाज़ की वजह से बिस्तर पर जाना भी मुश्किल था। वो ज़मीन पर बैठने ही वाली थी कि उसे अचानक मियाओं की एक आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर फ़ोन की फ्लैशलाइट चमकाई। एक और मियाओ। रिवाना को हमेशा से पालतू जानवरों से डर लगता था, खासकर बिल्लियों से। अगर वाकई में बिल्ली भीतर चली आई थी, भगवान जाने कहाँ से, तो फिर वो जल्दी जाने वाली नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। पास के सारे अपार्टमेंट में बत्तियां जल रही थी। शायद बिजली आ गई हो, उसने सोचा। इससे उसे खड़े होकर स्विच बोर्ड तक जाने की हिम्मत मिली। उसने स्विच ऑन किया और कुछ ही सेकंड में ट्यूबलाइट जल गई। अगर बिल्ली सच में भीतर चली आई थी तो वो वापस जाने से रही। अपना थूक निगलते हुए वो बगल वाले बाथरूम की ओर बढ़ी। रिवाना ने देखा कि जेट स्प्रे के साथ साथ एक छोटी सी बाल्टी ज़मीन पर गिरी हुई थी और फ्लश टैंक के ठीक ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई थी। जिस तरह बिल्ली रिवाना की ओर देख रही थी, उससे डरकर रिवाना ने कई बार थूक निकला। टॉयलेट की खिड़की खुली हुई थी। ज़रूर आशा ही होगी, हमेशा खिड़की खुली छोड़ देती है, रिवाना ने सोचा। रिवाना ने देखा कि बिल्ली की गर्दन पर लाल रंग का एक रिबन था, जिसके ठीक बीचों बीच सफ़ेद रंग का एक कपड़ा लटक रहा था। वैसे ही कपड़ा जैसे उसे पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था। रिवाना को बात समझ में आई, लेकिन उस बिल्ली के पास जाने से डर रही थी, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर टॉयलेट की बत्ती ऑन कर दी। उसने पढ़ने के लिए अपनी आँखों पर जोर डाला। डर वो सबसे बड़ा भ्रम है जो हम अपने लिए रचते हैं। बिल्ली अचानक उछली और टॉयलेट की खिड़की से उछलकर बाहर चली गई। रिवाना का मुंह दिल को आ गया। डर के उसके पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी वो टॉयलेट की खिड़की की ओर भागी और जल्दी से चिल्ला उठी, तुमसे डर नहीं लगता मुझे, तुम मुझे डरा नहीं सकते, समझे? 2-4 आवारा कुत्तों के अलावा कोई नहीं था बाहर। उसने लंबी गहरी सांस लेकर अपने डर पर काबू पाना चाहा और जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, वक्त ख़त्म हो गया है मिनी, रोने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। उसने उस नंबर पर वापस फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। मैं भी देखूं कि तुम मुझे कैसे रुलाते हो, उसके वजूद के ज़िद्दी हिस्से ने कहा, और रिवाना ने उसे अनजान नंबर को अजनबी के नाम से सेव कर लिया। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, लव मी स्ट्रेंजर अजनबी। तो दोस्तों चैप्टर 8 ख़त्म हो गया है एंड टोटल रिकॉर्डिंग टाइम हुई है लाइक 18 मिनट्स समथिंग। यहाँ तक अगर आप लोगों ने सुन लिया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दे। जितनी जल्दी 10 लाइक पहुँचेगी, कितना कम बोल रहा हूँ मैं, मतलब उफ, ओके ठीक है, जितनी जल्दी 10 लाइक होगी उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा, ओके। लेकिन अभी मैं चैप्टर 9 इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद वाली चैप्टर 10 में अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवाना ने अपने फ्लैट का एक दरवाज़ा खोला और भीतर आ गई। उसी वक्त एक सड़ी हुई दुर्गंध उसके नाक में जा घुसी। उसने अपनी नाक मसली, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बाहर से आती थोड़ी सी रोशनी के लिए मेन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और स्विच बोर्ड के पास वापस चली गई। इससे पहले कि रिवाना भीतर पहुंच पाती, दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। उसे अंधेरे में अचानक घुटन का एहसास होने लगा। उसने स्विच बोर्ड की तरफ अपने पैर बढ़ाए, लेकिन अचानक उसे अपने गले के चारों तरफ कुछ घिरता हुआ सा महसूस हुआ। उसने छूकर देखा और किसी के पैर वहाँ होने के डर से वो बेहद ही घबरा गई। रिवाना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो मेन दरवाजे की ओर तेज़ी से भागी, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पाई। अचानक उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसने खुद को सीलिंग फैन से लटकते हुए देखा। लटकते हुए अपने ही शरीर में अपनी आंखों से उसे डरावनी लगने लगी हंसी की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई
थी कि उसे लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। धीरे धीरे वो बेहोशी की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। स्काइप वीडियोस कॉल बज रहा था। रिवाना ने अपनी आंख पूरी तरह खोल दी। अभी हुआ क्या था ये समझने में उसे कुछ वक्त लग गया। फिर से वही सपना, उसने सोचा और जल्दी से लैपटॉप अपनी ओर खींचकर उसने स्काइप ऑन कर दिया। क्या हुआ, तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो? एकांश ने लैपटॉप स्क्रीन पर था। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते सो गई थी, उसने अपने बालों को जूड़े में समेटते हुए कहा। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ एकांश, खासकर तब जब इशिता अपने हरकतों के बारे में मुझे बताती है, रिवाना ने कहा। हम एक शहर में नहीं रहेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर से सोना चाहती हो? एकांश उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। शट अप, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। सच में? एकांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सच में, ये दूर दूर ऐसा रहना मेरी जान ले लेगा। रिवाना अचानक से इमोशनल हो गई थी। एकांश भी संजीदा हो गया था और उसने कहा, अपना माथा कमरे के पास लेकर आओ। उसने वही किया और एकांश ने स्क्रीन के उस तरफ से वहाँ एक बोसा रख दिया। मैं जानता हूँ ऐसे दूर रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये वक्त निकाल लेंगे तो ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा, उसने कहा। मैं सोच रही थी कि फ़िलहाल मेरे लिए बेंगलोर शिफ्ट करना मुश्किल है, तुम ही मुंबई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो? तुम्हें क्या लगता कि मैं कोशिश नहीं कर रहा? लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म के लिए काम करता हूँ वो हमारे मुंबई ऑफिस में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही रहा हूँ। पहला मौका मिलते ही लोकेशन बदल दूँगा। तुम्हें मुझसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम है कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन पता है तुम्हें पिछली बार यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैं तुम्हें और ज़्यादा मिस करती हूँ। जब मैं घर पर थी तो मैंने अपने ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से समझौता कर लिया था, लेकिन जब से तुम मुंबई आकर गए हो एक अजीब सी बेचैनी मुझे परेशान करती रहती है। फिर यह अकेलापन भी मुझे पागल किए जा रहा है। क्यों, तुम्हारी फ्लैटमेट्स कहाँ हैं? इशिता अपने कज़न की शादी के लिए घर गई हुई है, और वो दूसरी वाली? मुझे आशा के बारे में कुछ भी पता नहीं, सिर्फ ये मालूम है कि पिछले 2 वीकेंड से वो घर नहीं आई है। वो भूत है क्या? डराओ मत एकांश, अकेले रहती हूँ, ऊपर से एक बुरा सपना मुझे बार बार डराता रहता है। कौन सा सपना? कि मैं एक सीलिंग फैन से लटकी हुई हूँ। मैंने पिछले कुछ महीने में 4-5 बार देखा है ये सपना। सिर्फ जगह बदल जाती है, लेकिन अपनी सपना वही का वही रहता है। सॉरी। उसने लैपटॉप स्क्रीन से उसे एक फ्लाइंग किस भेजा। रिवाना ने भी वही किया। मैं भी यहाँ अकेला रहता हूँ, उसने दुखी होकर कहा। मतलब दोस्त है मेरे, लेकिन तुम समझ ही रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ। कितना अच्छा होता अगर इस वक्त तुम मेरे साथ होते। अगर मैंने मुंबई की फ़्लाइट ले ली तो? एकांश ने बड़े संजीदगी से कहा। कब की? मुझे पहले से बता देना ताकि मैं ऑफिस से छुट्टी ले सकूं। अरे अभी बेवकूफ़, अगर मैं आज ही रात आ जाऊं तो? ओह माय गॉड, सच में एकांश? तुम देखती जाओ। स्काइप कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। उस वक्त 8:15 हो रहे थे। सुबह के ठीक 3:20 पर एकांश ने मलॉड में रिवाना के फ्लैट की घंटी बजाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, रिवाना ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। एकांश भीतर आ गया और उसने अपने पैर से धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके हाथ रिवाना के चेहरे को घेर चुके थे और उसने ज़ोर से रिवाना को चूमा। एकांश की जीभ जैसे जैसे उसके होठ और उसके जीभ को चखती और चूमती जा रही थी, रिवाना को एकांश की भूख और बेचैनी का अंदाज़ा लगता जा रहा था। मैं नहीं चाहती कि तुम आज रात हमें रोको, वो रिवाना की टॉप उतारते हुए उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी और उसका ये तरीका रिवाना को बहुत ही सेक्सी लग रहा था। दोनों ने अब आपस में कई बार ये बात की थी कि शादी से पहले पूरा नहीं करेंगे, लेकिन वो तब की बात थी जब दोनों एक दूसरे से इतने दूर थे। उन्हें मालूम नहीं था कि एहसासों की गहराइयों से जोड़ने के लिए इस तरह जिस्मानी तौर पर जुड़ना ज़रूरी हो जाएगा।
मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी एकांश। उसने भी उसी बेचैनी में जवाब दिया और एकांश की शर्ट उतार दी। रिवाना ने एकांश को बिना शर्ट के देखा था, लेकिन एकांश ने कभी रिवाना को सिर्फ ब्रा में नहीं देखा था। एकांश ने ब्रा के ऊपर से ही रिवाना की छातियों को पकड़ लिया और उन्हें ज़ोर से मसलने लगा। फिर उसके हाथ रिवाना के पीठ की ओर गई और उसने की कोशिश की। तुम ये स्टूपिड स्ट्रिप कैसे खोलती हो? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। रिवाना खिलखिलाकर हंस पड़ी और शरारत से एकांश की ओर देखते हुए उसने खोल दिया। जैसे का हुक खोली, उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने ही हाथों से खुद को ढक लेने की थी। एकांश ने उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसे दीवार से साथ चिपका दिया। रिवाना अब एकांश के सामने बिल्कुल खुले बदन खड़ी थी। एकांश छोड़ो मुझे, रिवाना ने शर्म से आंखें बंद कर ली थी। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी ओर देखो। रिवाना को आंखें खोलने ही पड़े। उसने देखा कि एकांश उससे उसकी ओर घूर रहा था। एकांश नीचे की ओर झुका हुआ था और उसने रिवाना की बाईं अपने मुंह में ले ली थी। रिवाना आनंद से चीख उठी। तुम कितना शोर मचाती हो? एकांश अब उसकी बाईं छोड़कर उसकी दाईं ओर बढ़ रहा था। मुझे शांत करा दो फिर। रिवाना की बात सुनते ही एकांश फिर से उससे बेतहाशा चूमने लगा और उसकी मसलने लगा। रिवाना ने एकांश की बेल्ट खोली और जींस के जीप नीचे कर दी। रिवाना के हाथ अब एकांश के भीतर थे। रिवाना अब एकांश के सबसे निजी हिस्से को महसूस कर पा रही थी। एकांश ने चूमना बंद कर रिवाना की आंखों में देखा। कितना हार्ड है? रिवाना हैरान लग रही थी। अब समझ में आया कि जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। उसके हाथ अब रिवाना के पैजामे की डोरियाँ खोल रही थे। एकांश ने उसके पैजामों के साथ साथ उसकी खोल दी थी। रिवाना ने पूरे साथ दिया। एकांश के हाथ अब रिवाना के सबसे अंतरंग हिस्से की सहला रही थी। तुम एकदम गीली हो, एकांश ने कहा। अब समझ में आया कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। उसने अपने सिर पीछे की और इस तरह झटका कि उसके बाल चेहरे पर आ गए। रिवाना बनर्जी, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, अभी के अभी। अपने जूते और मौजे उतारते हुए उसने कहा। उसकी आंखें दहक रही थी। तो बातें बंद करो और कुछ काम तो करो, रिवाना ने लंबी सांस लेते हुए कहा। एकांश ने उसे गोद में उठा लिया और ईशिता के कमरे में लेकर चला गया। रिवाना को बिस्तर पर फेंकने के बाद वो रिवाना के ऊपर आ गया। एकांश रिवाना को चूमता जा रहा था और उसके भीतर घुसने की कोशिश भी कर रहा था। धीरे धीरे एकांश दर्द हो रहा है। रिवाना अपने पैर जितना फैला सकती थी उसने फैलाए थे। इससे पहले कि उसे महसूस भी होता, रिवाना का कौमार खत्म हो चुका था। उसकी ज़िंदगी का प्यार उसका अपना हो चुका था। जब एकांश ने खुद को पूरी तरह रिवाना के भीतर डाला, रिवाना के भीतर की खुशी का कोई एक सोता फूट पड़ा। दोनों एक ही लय में अपने भीतर की हरकतों को महसूस कर रहे थे। रिवाना ने एकांश की कमर के चारों ओर अपने पैर लपेट दिए और उसके कुल्हों को अपने पांव से दबा रही थी। जितनी बार एकांश उसके करीब आता, उतनी बार उसके पीठ अपने नाखून घुसाते हुए वो उसको चूमने लग जाती। जब से वो बड़ी हो रही थी, रिवाना ने उससे इस लम्हे के बारे में कई बार सोचा था कि जब कोई उसे इस तरह पहली बार प्यार करेगा जैसे ये लम्हा उन्हीं दोनों के लिए बनाया गया हो। उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि जब उसका जिस्म किसी से जाकर पहली बार इतनी अतरंगता से मिले तो उसके दिल और रूह भी पूरी तरह इस संभोग में शामिल हो। एकांश से इस तरह प्यार करते हुए उसने अपने शरीर को प्यार की वेदी पर समर्पित कर दिया था। एकांश ने रिवाना के पैर अपने कंधों से हटाए। उसके शरीर को थोड़ा और मोड़ा और फिर से एक बार गहरे उतर गया। उसके शरीर और जोर से रिवाना के भीतर घुसता जा रहा था। रिवाना ने एकांश का हाथ थाम लिया और अपने नाखून उसके हाथों में चुभो दिए। इस दर्द में भी कोई खुशी थी जो उसे मिल रही थी। जितनी बार एकांश रिवाना के भीतर उतरता, उतनी बार उसकी नैतिकता या डर कतरा कतरा पिघलता जाता।
अचानक एकांश का शरीर थम गया। उसने 3 बार जोर से रिवाना के जिस्म के भीतर धक्के मारे और उसके बाद वहीं थम गया। एक गहरी आवाज़ एकांश के गले से निकला और रिवाना को अपने शरीर पर कुछ फैलता हुआ महसूस हुआ। रिवाना ने अपने पैर समेट लिए। उसके कुल्हों की हड्डियों में दर्द हो रहा था। दोनों एक दूसरे के बगल में ऐसे लेटे रहे। उसके बाद रिवाना ने धीरे से एकांश को अपनी बाहों में ले लिया। इट वाज ऑसम, एकांश ने कहा। उसने अपनी उंगलियां एकांश के होठों पर रख दी। सिर्फ महसूस करो इसे। एकांश ने उसकी उंगली चूम ली और दोनों पिघलती हुई रात में ऐसे ही एक दूसरे के बगल में लेटे हुए पड़े रहे। अगले दिन रिवाना की नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो पसीने से तरबतर थी। दोनों को पिछली रात पंखा चलाने का ख्याल ही नहीं आया था। एकांश अभी भी सो रहा था। रिवाना ने अपने बाल जूड़े में सपेट लिए। वो बिस्तर से उतरी और अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके शरीर पर सिवाय कांटे के निशान के ऐसे चिन्ह नहीं थे जिससे उसके नॉन वर्जिन होने का पता मिलता। लेकिन रिवाना जानती थी कि उसने पिछली रात एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। वो ज़िंदगी में पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई। एकांश के लिए उसका प्यार और कमिटमेंट और भी गहरा हो गया था। एकांश पूरे संडे वहीं रुका रहा क्योंकि रिवाना के रूममेट वापस नहीं आ रहे थे। शाम को एक बार फिर दोनों ने संभोग किया और इस बार पहले से बड़ा जैसा जुनून या पागलपन नहीं था उसमें। पिछली रात जैसा एक सपना था। एकांश के साथ एक ही कप में गर्म कॉफ़ी पीते हुए उसने कहा। एकांश उसके फ्लैट के फ्रेंच विंडो के सामने एक चादर में लिपटा हुआ बैठा था। कसम से ऐसा ही था, एकांश ने कहा। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? रिवाना ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, मेरा अनसेफ टाइम चल रहा है, ऐसा हो सकता है। एकांश ने उसका माथा चूमते हुए हल्की मुस्कान से कहा, तो मैं तुमसे इसी लम्हे शादी कर लूँगा। रिवाना ने एकांश की ठुड्डी चूम ली। दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। रिवाना एकांश को उस अजनबी के मैसेज के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसका मन उस खूबसूरत लम्हे को ऐसे ख़राब ख्यालों से बर्बाद करने का नहीं हुआ। अगले घंटे एकांश बेंगलुरु वापस चला गया। रिवाना अपने लैपटॉप पर फेसबुक पर वक्त गुजार रही थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। अगले शनिवार कैफ़े बसिलिको, बांद्रा, 8:30 मिलो मुझसे। हालांकि मैसेज एक अनजान नंबर से था, लेकिन रिवाना को मालूम था कि ये किसने भेजा है, उसी अजनबी ने। तो दोस्तों, चैप्टर 9 यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं इस वीडियो में थोड़ा बीप लगाऊंगा जहाँ जहाँ वैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यूट्यूब अब बहुत ज़्यादा अपनी गाइडलाइन को बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है। तो मेरी एक वीडियो इससे पहले डिलीट हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिलीट हो। तो मे बी ये आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ से गुस्सा आ सकता है, क्योंकि आप जो यहाँ पे फील करने आए हैं, अगर उसी चीज़ में बीप लगा दिया जाए तो वो फील ही नहीं होगा। बट आई एम सॉरी, क्योंकि वीडियो फिर डिलीट हो जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि बीच के चैप्टर अचानक से डिलीट होना, यू नो ना। एंड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि सिर्फ 4% सब्सक्राइब है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बाकी बस देख के चले जाते हैं। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना। आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, नेक्स्ट ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, क्योंकि और पूरा वीक मैं बिज़ी रहता हूँ काम में। बट आफ्टर दैट आज संडे है तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर सैटरडे जब हॉलीडे रहती है तब रिकॉर्ड करता हूँ। सो प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हैं इसे सुनते सुनते। बाकी बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, एक बेस्टेस्ट डार्क स्टोरी मैं लाने वाला हूँ, और उसे मैं खुद AI से हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो वो कैसा रहेगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।